चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डायमेंस, ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो थ्योरेटिकल चीज है वो मैं आपको पहले बता दूं और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपने प्रैक्टिस वाले पोर्शन की तरफ। इसमें जो बात बताने वाली है थ्योरेटिकली वो एक ही बात है जो आपको पहले भी मालूम होनी चाहिए, और अगर जाहिर है अगर मैंने नहीं बताई होगी तो आपको नहीं मालूम होगी, कहां से पता चलेगी आपको। एक पॉइंट है और वो ये है इनिट और सिस्टम डी, ये और ये। पहले लिनक्स में कर्नल लोड होने के बाद ये इनिट की जिम्मेदारी थी, INIT इनिट की जिम्मेदारी थी कि क्या करना है, सिस्टम को इनिशियलाइज करना है। सिस्टम को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी इनिट से RHEL 7 में चली गई है। RHEL 1 से लेके RHEL 6 तक जिम्मेदारी थी इनिट की, और RHEL 7 और फिर उसके आगे ये जिम्मेदारी जो है वो किसने ले ली है, सिस्टम डी ने। ये है पहली बात। अब इनिट का प्रोसेस खत्म हो गया है, अब सिस्टम डी आ गया है, ये पहली बात है। और अगर कोई ये जानना चाहे कि इनिट के प्रोसेस में और सिस्टम डी के प्रोसेस में क्या डिफरेंस था, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं। यहां पे 4-5 पॉइंट्स हैं जो उससे रिलेटेड लिखे हुए हैं। सही है। जब हमने बूट प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा होगा उस वक्त भी हमने इसकी बात की होगी, अगर नहीं की तो चूंकि ये रिवाइज हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसमें सर्विसेज स्टार्ट होती थी, सीक्वेंस से स्टार्ट होती थी सर्विसेज। इसमें कैसे हो रही है, इसमें सीक्वेंस से नहीं हो रही, इसमें हो रही है पैरेलल। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑन डिमांड स्टार्ट हो रही हैं। सर्विसेज की अब आप डिपेंडेंसीज भी चेक कर सकते हैं। कौन सी सर्विस किस सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरल डी का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले सिर्फ और सिर्फ एक अलग सेपरेट सिस्टम था जिसका काम था लॉगिंग करना, जिसका नाम था RHEL 7 में, RHEL 6 में syslog। अब syslog के साथ जनरल डी भी आ गया। जनरल डी का काम क्या है, इसका काम भी वही है, ये भी आ गया। और rsyslog तो अपनी जगह मौजूद है। हम मोस्टली इसमें rsyslog की बात नहीं करते, हम मोस्टली जो फोकस करते हैं वो जनरल डी को करते हैं। जितने भी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम जनरल डी को यूज करते हुए आपको ये दिखाएं कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आपको जब मशीन के अंदर ट्रबल शूटिंग करनी होगी, अगर आपको एग्जाम में कहीं मसला आ रहा है तो हम आपको कहेंगे ये ज्यादा आसान है, इससे प्रॉब्लम को ज्यादा आसानी से आप जनरल ट्रेस कर सकते हैं, आप जनरल डी यूज करें। तो आपके पास सिस्टम डी आ गया। एक और चीज जो इसमें मौजूद है वो क्या है भाई, आपको कमांड लाइन क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो जरा आप यहां पे देख लीजिएगा। सबसे पहली कमांड आपको ये पता होना चाहिए systemctl -t सर्विस। अगर आप ये लिखेंगे तो जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज हैं वो आपको सारी की सारी इस तरह से नजर आ जाएंगी। सर्विसेज किस कमांड से नजर आ रही हैं, जितनी भी आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं, लोडेड हैं, एक्टिव हैं, किस कमांड से नजर आ रही हैं, इस कमांड से। अगर इसकी तरह इसकी जगह पे आप इस कमांड की जगह पे आप ऐसे ना लिखें बल्कि आप ऐसे कर दें तो क्या होगा भाई, क्या आएंगे, मैंने तो हैश लगा रखा था, आपको मालूम है क्या आएगा, टारगेट्स आएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए, नजर आ रहा, अब नजर आ रहा है,
सिस्टम CTL माइनस टी टारगेट। टारगेट क्या चीज होती है आपको पता होना चाहिए, किसी को नहीं पता हो तो पूछ ले भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पता है। सर्विसेज क्या होती हैं, किसी को नहीं पता तो आप पूछ लीजिएगा। टारगेट्स क्या होते हैं, किसी को नहीं पता तो वो पूछ लीजिएगा। फिर एक और चीज होती है जिसकी आपको जरूरत वैसे पड़ती नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, सॉकेट। सर्विस क्या चीज है, कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं। टारगेट क्या चीज है, कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं, कैसे स्विच करते हैं। सॉकेट क्या चीज है, कैसे स्टार्ट स्टॉप अगर करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं। बाय डिफॉल्ट सर्विस से कंट्रोल होता है। लिनक्स में अगर आपको सर्विसेज देखनी है तो उसकी कमांड मैंने आपको बता दी। और अगर सारी सर्विसेज के अंदर से सारी सर्विसेज देखनी है तो ये भी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हमें इसमें वो नजर आती हैं सर्विसेज जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल भी नहीं होती, वो भी रेड होके हमें नजर आ जाती हैं। ऑल टोटल कितनी हो गई, भाई टोटल 172। और अगर ऑल नहीं लगाएंगे तो कितनी होंगी भाई, तकरीबन डबल का फर्क है भाई, हैं डबल का। आप जो सर्विसेज, जिन सर्विसेज को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आमतौर पे सिस्टम CTL माइनस टी सर्विस से आपको नजर आ जाती हैं। और अगर उसमें से आपने कोई ग्रैब कराना है, मैंने कहा यार ग्रैब करो कोई CHR की कोई सर्विस है जिसके नाम में CHR आता है, जब आप इंटर करेंगे तो दिखा देगा हाँ भाई एक सर्विस है जिसका नाम है कोरोनी डी, ये वो सर्विस है। आप इस तरह ग्रैब करा सकते हैं। किसी भी सर्विस को आपने ग्रैब कराना है आप ऐसे सर्विस को ग्रैब करा सकते हैं। DNS, अगर आपके पास कोई सर्विस होगी DNS की चलती हुई आपके सिस्टम में आ जाएगी। आप ऐसा करा सकते हैं कि आप उसको बोलें भाई मिसाल के तौर पे ग्रब क्या कोई ऐसी सर्विस है, अगर इस ऐसे नहीं आ रही तो डैश ऑल लिख के करें, तो कहा उसने भाई ऐसी कोई सर्विस नहीं है। अगर होती तो पहले आ जाती, अगर पहले नहीं आती तो दूसरे वाले उसमें ऑल लिखने में आ जाती। हमारे केस में नहीं है। किसी भी सर्विस को चेक करना है कि वो एक्टिव है या नहीं है तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। किसी भी सर्विस को आपने ये देखना है कि वो इनेबल्ड है या नहीं है, आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। एक्टिव में और इनेबल में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव का मतलब वो अभी रनिंग कंडीशन में है, और इनेबल का मतलब है जब आप मशीन को रीबूट करेंगे तो भी ये इनेबल कंडीशन में होगी। RHCE के अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें हम बार बार जब आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई तैयारी करा रहे होंगे या कुछ इस तरह का कोई सेशन होगा तो हम बार बार एक बात कह रहे होते हैं कि भाई ये मेक श्योर करना कि सर्विसेज जो हैं वो क्या हो, सर्विस जो है बूट टाइम पे इनेबल हो। और उसके लिए हम कमांड जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, जरा यहां देखिएगा। मैंने इस सर्विस को स्टॉप कर दिया, कमांड देखिएगा, और इस सर्विस को स्टॉप भी कर दिया और डिसेबल भी कर दिया। स्टॉप भी कर दिया और डिसेबल भी कर दिया। हम ये कहते हैं और चेक भी कराते हैं। अभी आपको यहां देखिएगा चेक भी करा रहे हैं, क्या कोरोनिडी की सर्विस एक्टिव है, उसने कहा अननोन, मुझे उसका स्टेटस नहीं पता। क्या कोरोनिडी की सर्विस इनेबल्ड है, उसने कहा नहीं डिसेबल्ड है। हम ये कहते हैं कि आपने अपनी प्रैक्टिस में रखनी है ये बात कि वहां पे आप लिखेंगे सिस्टम CTL इनेबल और उसके साथ साथ नाउ लिख के आपने इस सर्विस को स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये होता है आपने स्टार्ट स्टॉप का तो सिस्टम यूज ही नहीं करना। उसमें एक बात दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई और आपने कहा ठीक है जी हो गई, आपने उसकी प्रैक्टिस अपनी रखनी नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप इससे एक्टिव पूछेंगे तो बोलेगा एक्टिव भी है, जब इनेबल्ड पूछेंगे तो कहा इनेबल भी है। ये क्या करती है कमांड, सिस्टम CTL इनेबल नाउ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको इनेबल भी कर दो और अभी ये सर्विस स्टार्ट भी कर दो। इसके लिए आपको स्टार्ट की कमांड चलाना नहीं पड़ती। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वैसे मेरे साथ ऐसा एक सेशन के अंदर हुआ था, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं सिस्टम CTL स्टार्ट लिख के मैं सर्विस को स्टार्ट कर रहा हूं तो सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही, एरर दे रहा है। नहीं स्टार्ट लिख के कर रहा हूं, एरर दे रहा है।
मैंने इनेबल लिखा, नाउ किया, उसने सर्विस चला दी। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आपने अपने जहन में ये वाली बात रखनी है कि हमने इनेबल करना है, नाउ करना है, आगे किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना है तो आपने इसको प्रैक्टिस बनाना है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस बनाया तो आप कभी भी सर्विस को डिसेबल सर्विस को इनेबल करना भूलेंगे नहीं। मेरी बात समझाई जो मैं कहना चाह रहा हूं? यानी कि आपने ये वाली प्रैक्टिस नहीं रखनी कि सिस्टम सीटीएल स्टार्ट किया आपने और कोरोनी डी कर दिया, नहीं, ये वाली प्रैक्टिस नहीं रखनी। इसमें आपके पास चांस हो सकता है कि आप जो है वो क्या कर दें, आप इनेबल करना भूल जाएं। तो आपने जो प्रैक्टिस रखनी है वो क्या रखनी है, इनेबल डैश डैश नाउ कोरोनी डी। इस नाउ का मतलब है, इनेबल का मतलब तो है बूट टाइम पे इनेबल कर दो, और नाउ का मतलब है अभी स्टार्ट भी कर दो। इसका ये मतलब है। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एक और चीज जो इसमें बताने वाली है, चूंकि आपको RHC के पेपर में आपको करना पड़ता है, फायरवॉल के ऊपर काम करना पड़ता है, और फायरवॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात आपको मालूम है कि लिनक्स के अंदर फायरवॉल जो है वो दो बिल्टन है। एक का नाम है RPM-QA पाइप लगा के ग्रैब IP टेबल्स, और दूसरी का नाम क्या है, फायरवॉल डी। ये इसका नाम है और वो उसका नाम है। ये दोनों मेरे सिस्टम में मौजूद हैं। अब देखें मैं कौन सी चला रहा हूं। मैंने कहा सिस्टम CTL इनेबल कर दो, नाउ IP टेबल्स। कौन सी इनेबल हो गई? IP टेबल। ये बाय डिफॉल्ट में इनेबल है। और मैंने कहा मुझे फायरवॉल डी भी इनेबल कर दो, वो भी इनेबल हो गई। अब दोनों इनेबल तो हो गई ना, और मैंने नाउ भी हो गया, एरर भी कोई नहीं दिया, तो मैं क्या समझूंगा, मेरी तो ये इनेबल हो गई। मुझे तो ऊपर वाली से कोई गर्ज ही नहीं थी, वो तो एग्जाम में है भी नहीं ना, उसको मैंने काम करना है। मैं आ गया, मैंने इनेबल कर दी फायरवॉल डी। एक बच्चा मुझे कहता है सर मैंने तो बिल्कुल जबरदस्त फायरवॉल डी कर दी थी। मैं गया, मैंने कहा सिस्टम CTL इज इनेबल्ड IP टेबल्स, इनेबल है। और मैंने कहा इज एक्टिव IP टेबल, उसने कहा ये इनएक्टिव है। फिर मैं गया, मैंने कहा इज एक्टिव फायरवॉल डी, एक्टिव है। और मैंने कहा इज इनेबल्ड फायरवॉल डी, मैंने ऐसे चेक किया ना, इनेबल्ड है। एक इनेबल्ड है, एक एक्टिव है, दूसरी इनएक्टिव है, इनेबल्ड तो वो भी है। अगर मैं इस मशीन को रिबूट कर दूं तो क्या होगा? फर्ज करें मैंने तो IP टेबल को छेड़ा ही नहीं, वो एग्जाम की मशीन में पहले से हुआ था। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो जब भी कभी हमें ये पता हो कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी जो प्रॉब्लम करती हैं, NTP की सर्विस है, कोरोनी भी चल रहा है, NTP भी चल रहा है, वो प्रॉब्लम करेगी। फायरवॉल की सर्विस है, फायरवॉल भी चल रहा है, सॉरी क्या कहते हैं इसे, IP टेबल भी चल रहा है और फायरवॉल डी भी चल रही है, वो मसला करेगी। और लिनक्स के अंदर एक और चीज जो मसला करेगी, मशीन स्टार्ट हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपकी मशीन चूंकि GUI बनी हुई होती है, इसलिए उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपका DNS काम नहीं कर रहा होता, DNS काम नहीं करेगा तो आपकी बहुत सारी चीजें काम नहीं करेंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं गया यूजर नेम रूट, वो हम वैसे उस वक्त भी बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि मैं सर्विसेज का टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसलिए। अब देखें मेरी कौन सी सर्विस चल रही होगी। मशीन रिबूट होके आई है, मैंने दोनों को कहा था, मैंने कहा तुम भी चलो और तुम भी चलो। मैं गया अपनी मशीन में और मैंने जाके देखा सिस्टम CTL इज इनेबल्ड IP टेबल्स, यही है ना, कह रहा ये इनेबल भी है। और मैंने कहा इज एक्टिव पे जाओ, IP टेबल्स एक्टिव भी है, ये एक्टिव भी है, दोनों इनेबल थी, दोनों एक्टिव थी। मैंने तो फायरवॉल डी किया था, मुझे तो पता ही नहीं था IP टेबल भी कोई चीज है जो इसमें होती है। और जब मैं यहां पे गया और मैंने फायरवॉल डी से पूछा कि फायरवॉल डी तुम्हारा क्या स्टेटस है, और फिर मैंने पूछा किससे, इज इनेबल्ड। मैंने कहा तुम्हारा क्या स्टेटस है, क्या कह रहा है यार, मैंने तो सिर्फ मशीन आपके सामने रिबूट की थी ना, और F तो पहले आता है। मेरे कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चलेगा तो F तो पहले आता है, I का नंबर तो बाद में आता है। क्या किया उसने,
उसने बोला आईपी टेबल तुम मेरी पुरानी जो है ना वो तुमसे मेरी है भाई, RHEL 1 से लेके 6 तक तुम ही थी मेरे साथ, अभी ये तो नहीं आई है। उसने क्या किया उसके साथ, क्या किया? आप हैं, आपने तो पूरी सब कुछ रेडी कर दिया, सब कुछ रेडी कर दिया आपने। हुआ क्या, मशीन स्टार्ट हुई, मैं बोला यार सब कुछ तो कर दिया फिर क्यों फेल हो गया भाई, सब कुछ तो कर दिया फिर क्यों फेल हो गया। मशीन जब रिबूट होके आई तो उसने क्या किया, वो भी चल रही थी उसमें। मुझे ये सिखाया गया है, बताया गया है कि जब भी दो डिफरेंट सर्विसेज चल रही हो तो एक को जो है ना वो क्या करो भाई, सिस्टम CTL मास्क करो IP टेबल्स की सर्विस को। और ये बात मुझे उस वक्त याद नहीं आई भाई, जब याद नहीं आएगी तो क्या होगा, मास्क कर दिया, और मास्क करने के बाद उसको मैंने डिसेबल भी कर दिया और नाउ भी कर दिया, तो अब मुझे वो अभी भी डिसेबल हो गई। जब ये मैंने कर दिया तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल D को चल जाना चाहिए, खुद से तो नहीं चली। मैंने कहा चलो भाई उसको भी सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दो फायरवॉल D को। अब मेरी क्या कह रहा है भाई, अच्छा स्पेलिंग सही नहीं है, बोला अब सही है भाई, अब एक्टिव भी हो गई और अब इनेबल्ड भी हो गई, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, मास्क कर दिया। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, किसको मास्क किया आपने, IP टेबल की सर्विस को। एक आपको इज एक्टिव, इज इनेबल्ड, मास्क, ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज और भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वैसे उसका कोई काम खास नहीं है यहाँ पे, हाँ कुछ उसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसकी लैब पे जाने से पहले कि इसमें क्या क्या चीजें आपको बतानी चाहिए, मैंने यहाँ पे आके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको दिखा रहा हूं मैं। और वो क्या कीवर्ड्स हैं, कह रहा है कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइलें जो है ना, जब आप उनका स्टेटस लेते हो तो उसमें ये कीवर्ड लिखे हुए आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ जाऊं और ये लिखूं सिस्टम CTL स्टेटस लिखूं और फायरवॉल D का नाम लिखूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिव रनिंग, ये लिखा हुआ आ रहा है। और मैंने फिर यहाँ पे आके कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे नेटवर्क का स्टेटस दो, क्या लिखा आ रहा है, एक्टिव एग्जिटेड। एक में आ रहा था एक्टिव रनिंग, एक में आ रहा है एक्टिव एग्जिटेड। तो जब मैं लोडेड तो लिखा हुआ आ ही रहा है, एक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है, एग्जिटेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ में क्या आता है, कुछ में लोडेड तो लिखा हुआ आता है, एक्टिव भी लिखा हुआ आता है, लेकिन एग्जिटेड की जगह रनिंग लिखा हुआ आता है। मुझे ये कंफ्यूजन थी कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है और उसके अलावा क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। तो उसने मुझे क्या क्या बताया, लोडेड का मतलब है जो उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमने लोड कर ली है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक वो चलेगा, पहली चीज। और एक बात, लोडेड का वर्ड लिखा हुआ है, लोडेड का वर्ड क्या क्या मुझे बता रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और मैं आया, मैंने कहा सिस्टम CTL स्टेटस दिखाओ मुझे फायरवॉल D का, फायरवॉल D का। वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो कौन सी फाइल है, स्क्रिप्ट कौन सी है, वो कौन सी, इस सर्विस की कौन सी फाइल है जो स्टार्ट होती है USR lib system D system firewall D dot service। उसने बताया ये वो फाइल है जो मैं लोड करता हूं, इसका ये लोड हो जाए तो ये सर्विस चलती है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है। एक्टिव है, रनिंग है। एक्टिव और रनिंग का क्या मतलब है, लोडेड में तो मैंने फाइल देख ली, अब एक्टिव और रनिंग का क्या मतलब है, मैं यहां चला गया, उसने लिखा हुआ है। अगर रनिंग लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, फायरवॉल बैकएंड के ऊपर चल रही है। अगर एग्जिटेड लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वो चली, उसने अपना काम कर दिया और काम करने के बाद अब वो कौन से वाले मोड में है, एग्जिटेड मोड में। क्या लिखा हुआ भाई,
यार मुझे आईपी स्टैटिक लगाना था ना, मैंने आईपी लगा दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मैं एक सर्विस जो चल तो रही हूँ बैकएंड के ऊपर, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया। सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने कर दिया। ये बैकएंड के ऊपर चल रही है फायरवॉल है, ये इसका काम है पैकेट जितने जितने आते रहेंगे फिल्टर कर करके भेजती रहेगी उसको, ये सो नहीं रही, इसका काम खत्म हो गया। इसलिए मैंने तो काम कर दिया ना भाई। कभी कभी ऐसा भी आता है लिखा हुआ एक्टिव वेटिंग, अगर इस तरह लिखा हुआ आ रहा है तो फिर मुझे ये देखना है, क्या देखना है, कमांड क्या यूज करनी है, मुझे कमांड यूज करनी है ये वाली। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक सर्विस को देख रहा हूं, हो सकता है कि वो सर्विस मेरे सिस्टम में मौजूद हो और लोड ही नहीं है, एक्टिव है, इनएक्टिव है और डेड है। तो मैंने उसको कहा अरे कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा यार ये, चलो स्टार्ट हो गई। अब मैं गया स्टेटस में, इसमें भी लिखा हुआ है एक्टिव एग्जिटेड, ये स्टार्ट हो गई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये मशीन चूंकि जीयूआई है, इसके अंदर जो सर्विस चलनी चाहिए बैकएंड पे इसके लिए वो भी चल रही होगी। बाज़ दफा यहाँ पे लिखा हुआ आता है एक्टिव और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेटिंग। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम सीटीएल। मुझे नहीं पता कि उस सर्विस को चलाने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिस्ट डिपेंडेंसीज और किसकी, एनएफएस डैश सर्वर। जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे डिपेंडेंसीज की एक लिस्ट दे देगा, जिस लिस्ट के अंदर मुझे पता चलेगा कि इसको चलाने के लिए क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए। अगर वो चल रही होंगी तो ये चल जाएगी, अगर वो नहीं चल रही होंगी तो प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पे है ही नहीं, क्या कह रहा है, अबे यार ऐसा नहीं करो। एक मैंने सर्विस को स्टॉप कर दिया, ये अभी आपको फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सर्विस क्या करती है, फिर मैं जब उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया भाई, एक सर्विस थी स्टॉप कर दी, जो मुझे पता था कि उसकी डिपेंडेंसी है, जो उसकी डिपेंडेंसी है आरपीसी बाइंड सॉकेट, मैंने उसको आरपीसी की सर्विसेज थी 2-3, मैंने उनको क्या कर दिया, और आपको नजर आ रही है रेड, हाँ वो तीनों आरपीसी तीनों क्या हो गई, रेड हो गई। ये मुझे इसकी डिपेंडेंसी से पता चला। मुझे सर ने बताया था क्लास में कि यार जब एनएफएस सर्वर नहीं चलता तो आरपीसी की सर्विस होती है, वो स्टार्ट करना पड़ती है। मेरे पास एनएफएस सर्वर का क्या स्टेटस है वो देखते हैं। क्या हुआ, रीस्टार्ट किया मैंने, रीस्टार्ट हो गया, और मैंने उसका स्टेटस मालूम किया, ऐसे इज एक्टिव ऐसे मालूम किया तो उसने कहा वो तो चल रहा है। और जब मैंने उस एक्टिव के साथ साथ मैंने स्टेटस मालूम किया और -L लगा के भी मालूम किया, सिंपल उससे क्या होता है, ऐसे आता है। अगर -L लगा देंगे तो स्टेटस के अंदर जरा डिटेल आती है। ये तो क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है स्टार्टेड। मैं अपना एनएफएस सर्वर स्टार्टेड देख रहा हूं, लेकिन वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा जो उसको करना चाहिए। मैंने वेब सर्वर बना दिया, वेब सर्वर बनाने के लिए फायरवॉल का मसला था वो भी कर दिया, एससी लिनक्स का मसला था वो भी फिक्स कर दिया, लेकिन मैं जब क्लाइंट से एक्सेस करने जा रहा हूं तो नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, नहीं चल रहा, सर्विस स्टार्टेड दिखा रहा है, फायरवॉल भी ओके दिखा रहा है, एससी लिनक्स भी ओके दिखा रहा है, मैं यहां से क्लाइंट से एक्सेस कर रहा हूं, नहीं चल रहा। मैंने कहा हो सकता है, सर ने कहा था जब भी कोई मसला हो तो एससी लिनक्स को बंद करके देख लेना। मैंने एससी लिनक्स को भी परमिसिव मोड में डाल दिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। बोला फायरवॉल को बंद करके देख लेना, मैंने वो भी करके देख लिया, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। फायरवॉल तो नहीं रोक रही, एससी लिनक्स तो नहीं रोक रही, फिर क्या कौन सी चीज रोक रही है। मैं क्लाइंट से कह रहा हूं कि मुझे वेब सर्वर दे दो, वो रनिंग भी है लेकिन दे नहीं रहा, और वहां पे दिखा रहा है क्या, वहां पे क्या दिखा रहा है, एनएफएस की सर्विस। अब जरा बात को समझिएगा, ये जो आरपीसी है ना, ये लिनक्स में क्या काम कर रहा है, उसने तो मुझे बता दिया। जब मैं क्लाइंट से एक्सेस करने जाऊंगा ना,
सर्वर तो चल रहा है, इसको ऐसे समझो, चल रहा है भाई? बोला हाँ मैं तो चल रहा हूं, लेकिन कौन सी सर्विस नहीं चल रही? क्या बैकएंड के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी में क्या मसला है? अभी तो कह रहा है उसकी डिपेंडेंसी की सर्विसेज जो है वो 2 स्टेटी और आरपीसी बाइंड चल रही है, लिस्ट डिपेंडेंसी निकाली। अगर मैं इसको बंद कर दूं और इसको डिसेबल कर दूं तो क्या होगा? इसकी मिसाल समझिएगा, लिनक्स में इसका क्या काम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे होता है ना हॉस्पिटल के अंदर एक कौन होता है? एक डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, आपको पता है ये डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, सही है, बुल्ला डॉक्टर भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने नंबर लिया हुआ होता है डॉक्टर साहब को, जो डॉक्टर साहब को दरवाजा बजा के अंदर झांक के बोलते हैं डॉक्टर साहब भेज दो, वो नहीं है, वो गया हुआ है। कहाँ गया हुआ? आपको समझ ले कहाँ गया हो। तो हमारा नंबर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। क्योंकि हम तो उसी डॉक्टर के पास आते हैं, हमें पता है कि हम वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे, शब्बीर भाई बोलेंगे आओ तैयब भाई, हम वहां चले जाएंगे डॉक्टर के पास। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है, डॉक्टर के पास, अल्लाह बचाए सबको। आरपीसी बाइंड का काम क्या है? गौर करें, नेटवर्क का एनएफएस सर्वर चल रहा है, वो फोल्डर शेयर भी कर रहा है, क्लाइंट जो है वो उसको फोल्डर शेयर नजर भी आ रहा है। क्लाइंट आया, बोला मुझे ये माउंट करा दो, ये फोल्डर शेयर दे दो मुझे। अब वो क्लाइंट आया सर्वर के पास। अब आरपीसी बाइंड का काम क्या है? इसका काम क्या है? क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को उसने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उस पार्टिकुलर सर्विस के पास पहुंचा दिया, ये इसका काम है। फर्ज करो ये रिसेप्शन पे नहीं बैठा हुआ, फर्ज करो ये रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं कर रहा, तो क्या होगा? सही है। तो क्या होगा? अगर ये सर्विस नहीं चल रही होगी तो आपका एनएफएस शो तो हो रहा होगा कि हाँ सर्वर के बाद फोल्डर शेयर हुए हैं, लेकिन जब आप माउंट करने के लिए जाओगे तो वो आपको चाहे एनएफएस हो चाहे सांबा हो, वो आपको एरर दे रहा होगा। तो सिस्टम सीटीएल लिस्ट डिपेंडेंसीज जो है ना, वो एक ऐसी कमांड है कि जो किसी भी सर्विस की डिपेंडेंसीज जो है वो आपको बता देता है कि भाई इस सर्विस की क्या डिपेंडेंसीज हैं, इस सर्विस को चलने के लिए क्या क्या चीजें चलनी चाहिए। अगर वो चल रही होंगी तो ठीक है। बाज दफा ऐसा होता है कुछ डिपेंडेंसीज का मसला होता है, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। जैसे उसने मुझे कहा, जरा गौर करें, उसने मुझे कहा कोरोनी डी के लिए आईपी टेबल की सर्विस चलनी चाहिए, लेकिन ये बात मुझे मालूम है कि मेरे पास तो आईपी टेबल की जगह फायरवॉल डी चल रहा है, तो इसलिए मुझे इसकी टेंशन ही नहीं है। सही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए कि आप लिस्ट डिपेंडेंसीज जो है वो कैसे निकालेंगे। एक और चीज जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, यहां देखिएगा। वैसे तो आप वो वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिस्ट यूनिट फाइल -t सर्विस लिखा है। इसमें आपको जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें से कौन सी इनेबल है और कौन सी डिसेबल है आपको ये पता चल जाती है। सर्विस कमांड क्या है? लिस्ट यूनिट फाइल्स और -t सर्विस। आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस इनेबल है और कौन सी डिसेबल है। अगर आप इस तरह देख लें तो आपका काम जो है वो ऐसे भी हो सकता है। कमांड क्या लिखी है मैंने? कमांड मैंने ये लिखी है। इसमें कुछ हैं जो आपको नजर आ रही हैं, उसमें लिखा आ रहा है डिसेबल, कुछ ऐसी हैं जो लिखी हुई आ रही है इनेबल, और कुछ ऐसी हैं जो लिखी हुई आ रही है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसी होगी जो इनेबल होगी। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ये इनेबल है, ये इनेबल है, और ये इनेबल सर्विस जब चलती है तो ये बैकएंड के ऊपर कुछ सर्विसेज को जो है चला लेती है, तो ये स्टैटिक लिखा हुआ रहता है। इनको आप इनेबल डिसेबल खुद से नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी इनेबल्ड सर्विसेज के की सब सर्विसेज आप कह सकते हैं, ये वो सर्विसेज है। मेरे पास यहाँ पे ये एनाकोंडा के लिए चल रही है, एनाकोंडा सही है, स्टैटिक है। बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज चलती हैं, बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज चलती हैं, लेकिन ये किसी ना किसी सर्विस के ऊपर बेस कर रही होगी।
तो ये चल रही होगी। अगर आप उसको देखना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप लिस्ट डिपेंडेंसीज करके भी देख सकते हैं। और एक चीज और, हाँ, मैं गया CD के अंदर, USR के अंदर, लिब के अंदर, सिस्टम D के अंदर, डायरेक्ट सर्विसेज में पहुंच गया, सिस्टम D में, और उसके बाद सिस्टम में पहुंच गया। ये वो जगह है जहां पे सर्विसेज, अगर आपको अपनी सर्विस बनाने को कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप जाके यहां पे वो फाइल बनाएंगे, जो कैसी फाइल होगी, ऐसी फाइल होगी। अब ये NFS की सर्विस भी तो किसी ने बना के यहां पे रखी है ना भाई, ये बना के नहीं रखी, कह रहा ये भी किसी ने बना के रखी है। तो मैंने कहा जरा गौर से देखें, मैंने कहा VI करके जरा ये मुझे NFS की सर्विस तो खोल के दो, NFS सर्वर की सर्विस तो खोलो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मुझे अपनी सर्विस बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा खोल दो जरा मुझे, क्या लिखा हुआ है भाई। डिस्क्रिप्शन की बात तो समझ में आ गई, डिफॉल्ट डिपेंडेंसीज की बात भी समझ में आ गई, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है वांट्स, आफ्टर, बिफोर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वैसे मुझे इसका कोई काम नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब इसका कोई मुझे फायदा भी नहीं है। मैं आपको यहां पे लेके आ गया, लेकिन क्यों लेके आ गया, क्या दिखाने के लिए लेके आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है वांटेड बाय मल्टी यूजर टारगेट। अगर आपको मल्टी यूजर टारगेट में आपको सिस्टम चलाना है तो ये होनी चाहिए, नहीं सॉरी, अगर आपका सिस्टम मल्टी यूजर टारगेट पे चल रहा है तो ये स्टार्ट होगी, वरना ये स्टार्ट ही नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें वो आपको दिखा रहा है कि मैं कौन कौन सी फाइलों को लोड करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, किसके बाद चलाता हूँ, किससे पहले चलाता हूँ, वो सारी आपको डिटेल जो है वो शो कर रहा है। किसी भी सर्विस को अगर आप उठा लें, किसी भी सर्विस को अगर आप उठा लें, मैंने फायरवॉल डी की डॉट सर्विस को उठा लिया, क्या लिखा हुआ भाई, अगर लिखा हुआ है आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, तो इसका क्या मतलब है कि पॉलिसी किट की सर्विस चलेगी तो ये चलेगी, और ये किससे कॉन्फ्लिक्ट करेगी, IP टेबल डॉट सर्विस, IP6 टेबल डॉट सर्विस, EV टेबल डॉट सर्विस, IP सेट डॉट सर्विस। बोला भाई ये इनसे प्रॉब्लम करेगी, वो आपको उसने बता दिया, इनसे ये कॉन्फ्लिक्ट करेगी। कभी भी कोई सर्विस नहीं चल रही, मुझे नहीं पता चल रहा, मेरी लॉग में नहीं आ रहा, मेरी सर्विस के स्टेटस में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं उस सर्विस के अंदर जाऊंगा और जाके देखूंगा भाई ये सर्विस क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है सर्विस, मुझे पता चल जाएगा। वो बोला भाई ये इससे कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो भी सर्विस होगी उसके कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट करती है वो बता देगी। मैंने एक और सर्विस यहां से उठा के लिखी, VICHRONY क्रोनी D डॉट सर्विस, ओपन किया, क्या ये किसी से कॉन्फ्लिक्ट करती है, किससे कॉन्फ्लिक्ट करती है, बोला भाई ये इससे कॉन्फ्लिक्ट, इससे जो ना कॉन्फ्लिक्ट करती है। जब भी कोई सर्विस नहीं चल रही हो, कोई भी मसला आ रहा है, आपने उसको खोल के देखा, अभी हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए इतना ज्यादा, लेकिन जाहिर है आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होंगे मुख्तलिफ वक्तों में कि आपको ये बात फिर समझ में आ जाएगी कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपको किसी भी टारगेट को सेट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोलेट का क्या मतलब है,
आइसोलेट का क्या मतलब है? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं गेट डिफ़ॉल्ट करूँगा और गेट डिफ़ॉल्ट करके मालूम करूँगा तो मेरा ग्राफिकल टारगेट क्या है। अगर मुझे सेट डिफ़ॉल्ट करना है तो मेरा मल्टी यूजर डॉट टारगेट, तो मेरा डिफ़ॉल्ट टारगेट क्या सेट हो गया है? ये आपको सेट डिफ़ॉल्ट, गेट डिफ़ॉल्ट, आइसोलेट, ये वो तीन कमांड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। ये आपको करना आना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता रहा हूं। एक तो वो आपको बोलते हैं कि भाई आपने, हम ये कहते हैं कि फायरवॉल की कमांड, कुछ कमांड हम आपको बता देंगे ना कि आपको कहां जाके करनी है और कैसे करनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अपनी मशीन को, दोनों मशीनें आपको मिलेंगी CLI मोड में। CLI मोड में अगर आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, अगर आप 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अगर आप रूल लिखने बैठेंगे तो। एक रूल बनाना होता है, 2 रूल बनाने होते हैं, लेकिन आप लिखने बैठेंगे वो पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी, कहीं पे स्पेस का मसला आएगा, कहीं इन्वर्टेड कॉमा का मसला आएगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या भाई? फायरवॉल डॉट रिच लैंग्वेज, स्पेलिंग सही लिखी है लैंग्वेज की? अरे यार ये क्या हो रहा है? फायरवॉल की स्पेलिंग क्यों सही नहीं आ रही? क्या था? EXAMPLE, एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ गया, 5 पे आ गया। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। आपको यहां से लेके यहां तक का पूरा रूल एज इट इज कॉपी करके लिखना है। फर्स्ट सिर्फ इतना सा होगा, वहां पे IP वर्जन 4 होगा, वहां पे सोर्स एड्रेस में वो एड्रेस देंगे, वहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस में वो एड्रेस देंगे, पोर्ट के अंदर सोर्स पोर्ट में भी और डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर भी वो आपको क्या देंगे? पोर्ट बताएंगे कि आपने ये पोर्ट ये रखनी है। अब यहां से लेके आपको यहां तक का रूल जो है वो कॉपी करके उसको मॉडिफाई करके वो पेस्ट करना है। ये काम करना है आपको। इसी काम को GUI से करने के लिए आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। कितने मिनट दिखाया था ना मैंने? 2 मिनट लगेंगे। तो हम आपको ये कहेंगे कि भाई आप जाओ सिंपल GUI के अंदर, इस रूल को इतना बड़ा लिखने के बजाय सीधा जाओ कहां पे? फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग GUI के अंदर, और वहां से जाके भाई कहां जाओ? ये आ गया रिच रूल, इसमें जाओ ऐड करो, उसको बताओ IP वर्जन 4 है और IP वर्जन 4 की क्या करना है? पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। और उसके बाद पोर्ट फॉरवर्डिंग कौन कौन सी करनी है? TCP की 2012 को फॉरवर्ड करना है लोकल सिस्टम पे, और कहां पे भेजना है? 4012 पे। कर दिया आपने? ओके कर दिया। और सोर्स एड्रेस क्या होगा? सोर्स IP क्या होगी? वो आपने यहां लिख दी 192.168.0.40 के पूरे नेटवर्क से आ रहा होगा /24। ओके। और डेस्टिनेशन क्या होगा? बोला डेस्टिनेशन भी बता रहा हूं, 170, मिसाल दे रहा हूं, 172.168.0.0/16 का पूरा नेटवर्क होगा। गलती हो गई क्या? आखिर में भी डॉट लग गया। ओके, बोला ये नेटवर्क होगा, ये सब कुछ होगा, इसको ओके कर दो। इसको यहाँ से, अरे परमानेंट तो किया नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा इसको बंद कर दो यहाँ से। जब मैं यहाँ जाके फायरवॉल -cmd करके लिस्ट ऑल करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये नजर आना चाहिए। अब ये रूल मैंने वहां से बनाया, ये पूरा रूल एज इट इज आपको वहां पे लिखना होता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको GUI से बना लो। CLI से लिखने के चक्कर में पड़ोगे तो कॉपी पेस्ट करके तो आप वहां से भी लिख सकते हो, लेकिन मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। तो क्या करो भाई, ये क्या रूल है? ये रूल ये है कि भाई आपके पास 2101 के ऊपर ट्रैफिक आएगा, आपने उसको जो है ना 4012 के ऊपर भेजना है। आपका वेब सर्वर किस पे चल रहा होगा? 4012 पे चल रहा होगा। असल बात ये नहीं थी बताने वाली, असल बात जो थी वो क्या थी? असल बात क्या थी? जहां से मैंने ये बात शुरू की थी, आपको ये कमांड्स का पता होना चाहिए। उन्होंने आपसे एक बात कहेंगे, एक जुमला लिखा होगा कि अपनी मशीन को जिस रन लेवल में वो है आपने उसी रन लेवल में छोड़ना है। रन लेवल, बस इतनी सी बात करेंगे। जिस मशीन का रन, जो मशीन जिस रन लेवल में चल रही है उसको उसी में छोड़ना है।
आप जो है वो क्या करके चले गए, आप GUI में चले गए। अगर तो आप GUI में इस वाले मेथड से गए, आइसोलेट वाले मेथड से, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने गेट डिफॉल्ट और सेट डिफॉल्ट कर दिया और आप आइसोलेट मेथड से नहीं गए, तो इससे क्या होगा? अब आप बोलेंगे सर हम पागल हैं कि हम क्यों करेंगे ऐसा, जब हमें पता है आइसोलेट होती है, तो हम क्यों करेंगे ऐसा, हम क्यों डिफॉल्ट सेट करेंगे? हम उस वक्त डिफॉल्ट सेट इसलिए करते हैं कि हम बताते हैं कि 7 जगहों पे मशीन को रिबूट करना है। कितनी जगहों पे? 7 जगहों पे मशीन को रिबूट करना है, ये एक्टिविटी करके रिबूट करना है, वो एक्टिविटी करके रिबूट करना है। तो आपने बोला यार बार बार क्या मैं आइसोलेट ही करता रहूंगा, एक दफा कर देता हूँ, सर ने जो बात की थी उसको छोड़ो, बाद में उसको रिवर्ट कर दूंगा। जब पेपर हो जाता है तो आप खुशी के अंदर उसको रिवर्ट करना भूल जाते हैं। होगा कुछ नहीं, थोड़े बहुत नंबर ही घटेंगे, लेकिन जब खुशी में भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आइसोलेट वाला जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए आपको? एक है सिलेक्टिंग अ बूट टारगेट, उस बूट टारगेट के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए भाई? आइसोलेट कैसे करना है, सेट डिफॉल्ट कैसे करना है, सिस्टम को रिबूट कैसे करना है, ठीक है। और उसने वो भी बता रखा है रेस्क्यू टारगेट में कैसे जाना है, वो भी पता होना चाहिए। कभी कभी मशीन जो है फंस जाती है, तो रेस्क्यू टारगेट में तो जाना आपको आता ही होगा, आपने बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो ट्रबल शूटिंग वाली रिकॉर्डिंग देखी होगी, देखी है ना? फैसल भाई से पूछ रहा हूँ यार, सही है? हाँ, खामोश हो गए बिल्कुल। ये जब मैंने को बताया ना कि भाई मोहब्बत में ख्वारी होती है। और सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है? सर्विसेज को मैनेज करने की कमांड्स आपको सिस्टम CTL स्टार्ट, रीस्टार्ट, रीलोड, स्टेटस, क्रोनीडी, स्टॉप, स्टेटस, इनेबल्ड, सही है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ये सब आपको पता होनी चाहिए। बूट के टारगेट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए, टारगेट्स का पता होना चाहिए। वैसे टारगेट वारगेट का इतना जो है वो उसमें होता नहीं है। कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जिनको आप अलाउ आइसोलेट, वो आपको आइसोलेट अलाउ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आइसोलेट अलाउ नहीं करते। तो वो उस टारगेट की जो फाइल है उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें ये मेंशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं कौन सी फाइल की बात कर रहा हूँ, मैं गया फायरवॉल डी की सर्विस में गया, सॉरी टारगेट में गया। टारगेट कहाँ होगा? सिस्टम डी टारगेट, कहाँ गया? कहाँ पर हूं मैं? यहाँ पे टारगेट ls-l पाइप लगा के ग्रैब TARG टारगेट। अगर टारगेट किसी भी टारगेट को खोल लें, मैंने मल्टी यूजर टारगेट को खोला तो मल्टी यूजर टारगेट में लिखा हुआ है अलाउ आइसोलेट, यस, इसका मतलब है ये आइसोलेट की कमांड इसके ऊपर चलेगी। और अगर मैं किसी टारगेट के ऊपर जाता हूं जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल यू माउंट टारगेट, क्या इसमें अलाउ आइसोलेट चलेगी? तो ये आइसोलेट की कमांड के साथ नहीं चलता। किसी भी एक और चीज, वैसे इसका कोई काम नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको इसलिए कि अगर आपको कभी बूट की ट्रबल शूटिंग करना पड़ जाए तो इसमें भी ये ऑप्शन होता है सिस्टम CTL लिस्ट डिपेंडेंसीज। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मेरी मशीन रेस्क्यू डॉट टारगेट में आना चाहिए और मैंने इसमें -R भी लगा दिया। देखते हैं क्या होता है। ऐसे नहीं लगाया, ऐसे लगाया। दिखाता हूं मैं आपको कमांड क्या लिख रहा हूं, ये देखें। अगर आपको ये देखना है कि आपके किस टारगेट की क्या डिपेंडेंसीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पे मुझे इमरजेंसी टारगेट में जाना है, इमरजेंसी डॉट टारगेट में जाना है,
अगर मैं इंटर करूंगा तो कहेगा इमरजेंसी टारगेट में जाने के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप बगैर किसी डिपेंडेंसी के इमरजेंसी मोड में जा सकते हो। लेकिन अगर मैं वही लिख दूं कि मुझे रेस्क्यू टारगेट में जाना है और यहाँ पे मैं ग्रैब करके टारगेट लिख दूं तो वो कहेगा रेस्क्यू टारगेट में जाने के लिए आपको ये सारे टारगेट्स आपके होने चाहिए। मतलब रेस्क्यू टारगेट में जाने के लिए आपका लोकल फाइल सिस्टम माउंट होना चाहिए, स्वैप आपका माउंट होना चाहिए, सिस्टम इनिशियलाइजेशन आपकी चलनी चाहिए। अगर वो चलेगी तो आप रेस्क्यू टारगेट में जा सकते हैं। और इमरजेंसी टारगेट में सिर्फ आपका कर्नल लोड हो, कर्नल लोड होने के बाद भी आप जा सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू टारगेट में जाने के लिए आपका सिस्टम का इनिशियलाइज होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, सिस्टम का इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिट की स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, तो आप अपने रेस्क्यू टारगेट में नहीं जा सकते। मतलब मेरे अगर सिस्टम के अंदर ls-l बूट के अंदर grub 2 के अंदर या बूट के अंदर अगर ये वाली फाइल मैं डिलीट कर दूं, कौन सी वाली, ये वाली फाइल, अगर मैं अपने सिस्टम में init ram fs की फाइल डिलीट कर दूं, init ram fs की, तो मैं रेस्क्यू टारगेट में नहीं जा सकता। हो सकता है ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही हो बात, हमारे टॉपिक से इसका कोई खास लिंक भी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हम आपके पास इसमें एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हम ये उड़ा देते हैं। अगर मैं इसको उड़ा दूं, कोई इसको डिलीट कर दे, तो आप कैसे उसको करेंगे, ये हमने बूट ट्रबल शूटिंग में डिस्कस नहीं किया ना, हम आमतौर पे कर रहे होते हैं। ये नहीं की थी, किया है, हाँ किया था, हैं बताया था, बस सही है ना, बता दिया तो फिर बार बार थोड़ी करेंगे। अब तो भाई हैं, मैंने इसको जनाब क्या किया, बोला भाई स्टॉप।